Hello, everybody. This is Danish, and today we are going to discuss a very important topic of the Indian polity, that is the fundamental rights. Fundamental rights are given in the part 3 of the Indian Constitution. तो हम लोगों ने लास्ट के दो जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में और दूसरे में देखा था सिटीजनशिप के बारे में। अब पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन आप इसमें एटलीस्ट दो तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में एक या मैक्स टू मैक्स दो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से। तो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन फंडामेंटल राइट, और बहुत पेशेंस के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ इसको देखिएगा। यू विल हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए सर, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करते करते आप क्या सीख चुके होंगे। सबसे पहला, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट है वो है क्या। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। फिर उसका बेसिक नेचर देखेंगे कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसा है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरे फंडामेंटल राइट है उसमें जगह जगह कहीं पर्सन देखने को मिलता है वर्ड, और कहीं देखने को मिलता है सिटीजन्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग बेसिकली समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर सबसे पहला आर्टिकल जो होगा ऑफ द पार्ट 3, आर्टिकल 12, उसमें ये बताता है कि स्टेट जो पूरे फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है सिटीजन्स को, तो वो स्टेट्स के अंदर एक्चुअली में आता क्या है। ठीक है, व्हाट कंप्राइजेस ऑफ स्टेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट। फिर हम लोग देखेंगे एक ब्रॉड पूरा समरी ऑफ व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज नॉट स्टेट इन टेबुलर फॉर्मेशन, ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। ठीक है सर। फिर हम लोग दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 13 है, जो बताता है कि व्हाट इज लॉ, है ना। अब इसमें जो लॉ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, आज के टाइम पे किस चीज को लॉ बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इस पार्ट में समझने को मिलेगी। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के बारे में एक ब्रॉड आइडिया हम लोग इस लेक्चर में लेंगे, और अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मेंस में पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है सर। कुछ और भी डॉक्ट्रिन्स जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, सेवरेबिलिटी, इन सब डॉक्ट्रिन के बारे में भी हम लोग एक आइडिया लेंगे, और ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन को नजर में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब आइए सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जाए। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन्ड है। ओके सर। तो क्या फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट होता है? नहीं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 तो बस एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आर्टिकल के अंदर जो टर्म स्टेट यूज किया जाएगा वो स्टेट का मीनिंग क्या है, और आर्टिकल 30 में बोला जाता है कि लॉ जो टर्म यूज किया जाता है, इस लॉ के एम्बिट में क्या क्या आते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसए के बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो है वो सिमिलर प्रोविजन यूएसए के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहीं से इंस्पायर्ड अपना। इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं ऑफ द इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल इन नेचर है। अब और जस्टिसिएबल है, तो इनको अगर ब्रॉडली समझा जाए तो देखा जाए कि हर एक सिटीजन्स को या पर्सन को कुछ कुछ लॉज और राइट्स जो हैं वो इसमें गिवन है फंडामेंटल राइट्स में। और ये राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक्स हैं। ये राइट अगर इंसान के पास नहीं हो तो उसके पास एक डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये स्टेट की टिरेनी को कंट्रोल करता है ना, कि स्टेट एक्सेसिव पावर एक्सरसाइज ना करने लग जाए, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है स्टेट्स पे, है ना। तो इट इज अगेंस्ट द स्टेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और कई बार स्टेट्स को कुछ पॉजिटिव करने को भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो एक बैलेंस क्रिएट करता है टू हैव अ गुड गवर्नेंस। ओके सर, ठीक है। ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में मेंशन्ड है, वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी भी करता है। कैसे गारंटी करता है कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 32, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में, रेमेडीज के अंदर में। ठीक है सर, ओके सर। अब ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, ये टर्म आप कई बार देखते होंगे। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी को, एक पर्सन को अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करना है तो उसको इस सोसाइटी में एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, है ना। तो इक्वलिटी के सेंस में। फिर आर्टिकल 19 के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन,
एसोसिएशन या कोऑपरेटिव्स, ये सब हमको बताता है कि वी हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, वी हैव राइट टू हैव अ पॉलिटिकल मूवमेंट्स, और इस तरह से फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। ठीक है सर। अब आ जाइए सबसे पहले बेसिक में कि इसका नाम फंडामेंटल क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहली बात तो बिल्कुल यही है कि ये बहुत ही फंडामेंटल नेचर का होता है, फंडामेंटल इन नेचर। ठीक है। दूसरी बात कि इसका खुद गारंटी जो है वो कौन लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद लेता है ना। गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। बिल्कुल सर, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ठीक है। और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन प्राइमरीली वी कॉल इट एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है सर। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर एट प्रेजेंट माइंड इट, हाँ, 6 राइट्स मेंशन्ड है। ओरिजिनली जब देखा जाएगा तो 7 थे, एक को हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। तो जो रिपील कर दिया गया है उसको अभी हम लोग 5 मिनट के बाद देखते हैं। पहले देखते हैं कि एट प्रेजेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना, बराबरी का अधिकार। ठीक। इसके अंदर क्या क्या है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में है ना। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल में जब पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर पढ़ेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन सब के बारे में ये आर्टिकल 14 का पार्ट है। वैसे ही 15 में देखेंगे तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ऐसा ऐसा टर्म्स मेंशन्ड है वहां पे। फिर जब 17 में जाते हैं, 16 में जाते हैं, 17 में तो वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का बात करता है। वैसे ही 18 में जब जाते हैं तो टाइटल्स का अबॉलिश करने का बात करता है, टाइटल का अबॉलिशमेंट है ना, कि कोई महाराजा राजा वाला कॉन्सेप्ट आज हमारे पास नहीं है, राइट। तो उस सेंस में ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। इसका डिटेल एनालिसिस कमिंग लेक्चर्स में होगा, अभी हम लोग एक ब्रॉड आइडिया ले रहे हैं। ठीक है सर। फिर राइट टू फ्रीडम जब देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। मेंस के लास्ट ईयर भी मेंस में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है और मूवमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओके सर, ठीक है। तो फ्रीडम के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग इसका शॉर्टकट जब हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, SAAM, सैम। सैम रिसाइड इन पोलैंड। ये कोड है सर, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है इस वर्ड से। बस इससे ये याद रखना है कि सबसे पहले एस मतलब होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। फिर दूसरा है, ये जो होता है असेंबली, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का आपको फ्रीडम है। फिर होता है मूवमेंट, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं विद इन इंडिया। ठीक है। अब विद इन इंडिया का तो सर आर्टिकल 19 में प्रोविजन है। अगर आउटसाइड जाना है तो उसका आर्टिकल 21 जो भी पढ़ेंगे हम लोग उसमें मेंशन है कि मूव आउट ऑफ द कंट्री, वो 21 में मेंशन है। फिर रिसाइड से अपना हो गया कि आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं। और पोलैंड का मतलब P स्टैंड्स फॉर प्रोफेशन, है ना, तो आप कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं इंडिया में। ओके सर, ठीक है। अब देखिए राइट टू एक्सप्लॉयटेशन फिर मेंशन है आर्टिकल 23 से और 24, दो ही आर्टिकल हैं बेसिकली। तो इसमें बात की गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, इन सबको कैसे कंट्रोल करेगा स्टेट, कैसे उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी बात किया जाता है कि चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट जो है वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वो प्रोहिबिटेड है, उसकी बात की गई है। ठीक है सर। उसके बाद सेक्युलरिज्म का पार्ट आता है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो बोला गया है कि हमारे पास आजादी है मुझे कि मैं कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, है ना, प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपागेट कर सकता हूँ, प्रोपागेट कर सकता हूँ, ये मुझे अधिकार मिलता है आर्टिकल 25 से। और वैसे ही आगे जब देखेंगे तो इसमें रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट्स के बारे में बात किया गया है ना, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में बात किया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ किसी भी एक रिलीजन को, है ना। और उसके बाद अगर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो किस किस इंस्टीट्यूशन में मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता है, कहाँ देना कंपलसरी है, नहीं है, इन सब की डिटेल्ड बात करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 डील करता है। इसमें बेसिकली लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो माइनॉरिटीज का है उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, माइंड इट, है ना। ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनॉरिटी के कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात किया गया है। और इसी में आर्टिकल 29 39 के अंदर दो तरह के माइनॉरिटीज को हम लोग आइडेंटिफाई की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में है, जिसके अंदर रिट्स की बात की गई है। ये रिट्स क्या है सर,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ब्रीच करता है, आपका कोई वहां पे हनन हो रहा है, देन यू कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है सर, ये ब्रॉड आइडिया आपको मिल गया। एक और पहले ओरिजिनली हुआ करता था, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। तो व्हाट अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, अब कहां गया ये, अब क्या हो गया इसको? तो हम लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जब आया, इसने क्या किया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया है ना, रिपील करके इसको ऐड कर दिया आर्टिकल 300A के अंदर में। ठीक है, बिल्कुल ऐड कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि इसका स्टेटस चेंज हो गया है ना, अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेटस पे एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग आगे देखेंगे भी। तो प्रेजेंट स्टेटस जान लीजिए कि इज द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसको कहीं कहीं लीगल राइट्स भी बोला गया है, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिया गया है। ठीक है, यूपीएससी ने खुद भी पीवाईक्यू पास्ट में भी पूछा है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल को उसने आंसर को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आइदर ऑफ द टू कुड बी द आंसर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको आंसर मार्क करना है, राइट, अंडर द आर्टिकल 300। ठीक है, note the right to property is available to all the citizen, all the person, not citizen, all the person, and not only the citizen of India। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट छूट गया है, नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। इस बात को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है सर, अब देखिए पर्सन और सिटीजन का डिफरेंस क्या होता है। तो पर्सन एक ब्रॉड आइडिया है ना, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर एक तो इंडिविजुअल जो रिसाइड कर रहा है, इंडिविजुअल भी आ जाएगा, है ना। इसके अंदर फॉरेनर्स भी आ जाएंगे, फॉरेनर्स भी आ जाएंगे। इसके अंदर लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेशन हो गया, कंपनीज हो गई, ये सब भी इसके अंदर में आता है। ठीक है सर, अब सिटीजन्स की अगर बात की जाए, तो सिटीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है ना, दैट होल्ड्स द पासपोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया कि पासपोर्ट होल्ड करना चाहिए सिटीजनशिप के लिए, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में बोली जाती है इस बात को। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग सिटीजन पर्सन इन जनरल। ये एक ब्रॉड सारा चीज कवर करता है। ठीक है सर, अब आइए नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे, किस तरह का है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमको, यानी कि हमको मतलब को पर्सन और सिटीजन्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द टिरेनी ऑफ द स्टेट, कि अगर स्टेट ओवर पावर हो जाए, ओवर पावर एक्सरसाइज करने लग जाए, तो जो पब्लिक है, जो पीपल है, उसका राइट जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा, है ना। दे विल नॉट हैव द फ्रीडम, दे विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू अंडरटेक और पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, दे विल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, है ना। तो ये सबको कर्ब ना कर जाए, कर्टेल ना कर दिया जाए, इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रेनी लगाता है ना, एक लिमिटेशन लगाता है ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब स्टेट का बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है सर, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 15 है ना, जो कि बात करता है क्या, ये बात करता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगा। वैसे ही 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि नहीं होना चाहिए। फिर वैसे ही हम लोग 19 जब हम लोग देखते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, ये सब आता है इसमें। 20 एंड 30 कल्चरल और माइनॉरिटी राइट्स हम लोग देखे थे, वो है। तो ये सब जो है सिटीजन्स को आता है, और बाकी जो है उसमें मेंशन है टर्म पर्सन। ठीक है, तो बाकी के फंडामेंटल राइट सारे लोगों पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आर्टिकल 14 जब आप खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देखेंगे कि उसमें मेंशन है कि ऑल पर्सन्स, नॉट ऑल सिटीजन्स। ठीक है सर, फिर है बोल रहा है इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, खास करके जब हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो जब हम लोग स्पीच भी देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जिसमें के अंदर में आता है कि आप इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस ना कर दें, सोवरेनिटी को खतरा ना हो जाए, ठीक है, इंटीग्रिटी अपना इंटैक्ट रहे ऑफ द कंट्री। तो इन कुछ कुछ और भी प्रोविजंस हैं, इस ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अब उसके बाद है कि ऑल अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, मतलब ऑल मतलब मोस्ट ऑफ देम, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी लगते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। क्या मतलब होता है सर पॉजिटिव और नेगेटिव का? तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये बोलता है स्टेट यू हैव टू डू दिस थिंग्स, तो आपको एक पॉजिटिव एक्शन लेने को बोला जाता है स्टेट को, है ना। जैसे अगर स्टेट को बोला जाता है कि आप जो है
बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करें, है ना, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो ये एक पॉजिटिव एक्शन दिया गया है कि एक पॉजिटिव काम करना है स्टेट को, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये स्टेट्स को रोकता है किसी चीजों से, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये स्टेट को बोला जा रहा है कि ये काम नहीं करना है आपको, अनटचेबिलिटी नहीं होने देना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है। और पॉजिटिव में स्टेट को कुछ काम पॉजिटिव करने को बोला जाता है, ठीक है। कुछ जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं। क्या होता है सर मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटरी का? सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि इनको इन्फोर्स करने के लिए अलग से लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ये सब बात करता है, उसके लिए आपको अलग से लॉ लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो नो लॉ इज रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ कुछ जो लॉज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आपको लॉ की जरूरत पड़ती है, तभी वो इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि आर्टिकल 17 में है, 21A में है जो कि एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है ना, जो कि अमेंडमेंट से आया था, राइट टू एजुकेशन। वैसे ही फोर्स लेबर, बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, इन सब के लिए सरकार को एक्ट बनाना पड़ा, और उसके बाद, और एक्ट है भी इन एग्जिस्टेंस, तब जाके ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है ना। दीज आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। ओके सर, ठीक है। अब हम लोग बोल देते हैं बड़े आम तौर पे कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। सर जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिसिएबल नहीं है क्या? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है कभी भी, तो आप वन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। लेकिन बाकी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, है ना, डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा थ्रू अपील्स। अपील्स, ठीक है। तो ये इसको अलग बनाता है बाकी के पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। क्या फंडामेंटल राइट जस्टिस अमेंडेबल है? क्या इसमें चेंजेस किया जा सकता है? तो इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे मैंने लिख दिया है अभी फिलहाल। आप इसको ये समझिए कि यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, एंड इट हैज बीन अमेंडेड टाइम एंड अगेन, एंड इट हैज बीन अमेंडेड टाइम एंड अगेन, ठीक है। ओके सर, ठीक है। और ये जो केशवानंदा भारती जजमेंट है, अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का क्या हाल होता है जब इमरजेंसी जो होता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है अपने कंट्री में, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है ना। तो ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये दोनों जो है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों के अलावा बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 जो है, जो फ्रीडम वाली बात करता है, 6 फ्रीडम्स की बात करता है, इसको सस्पेंड किया जा सकता है ओनली व्हेन जो इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। सर समझ नहीं आया एक्सटर्नल इमरजेंसी? एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी जो है उसका ग्राउंड जो है वो वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है सर। और इसके डिटेल प्रोविजन जैसे कि आर्टिकल 358 और 359, ये दोनों आर्टिकल बेसिकली डील करता है कि प्रेसिडेंट जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन चालू करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे आर्टिकल 358 और 359 के अंदर कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है सर। गुड, फेयर आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स पे कुछ एक्सेप्शन है क्या? तो आपका दिमाग यहाँ पे काम करना चाहिए कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बारे में बात किया सर हमने, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 की बात है। ये भी हमने बताया कि आर्टिकल 12 और 13 तो बस इंट्रोडक्टरी है, और लास्ट हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था आर्टिकल, वो 32 पढ़ा था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था। तो इसके बाद के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये कोई फंडामेंटल राइट्स एज सच तो नहीं है, लेकिन ये बताता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि आर्टिकल 33 में मेंशन्ड है कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालोगस सर्विसेज, इन सब पे फंडामेंटल राइट जो होता है वो एप्लीकेबल इन एज सच नहीं होता है, इसमें से कुछ चेंजेस के साथ होते हैं या तो एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड भी रहते हैं, ठीक है। वो भी पर्सन अगर एम्प्लॉयड है किसी ब्यूरो में, तब भी आप एक्सेप्शन होता है फंडामेंटल राइट्स का। और ये सब एक्सेप्शन क्यों किए गए हैं? कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने के लिए नहीं, जस्ट सो दैट दे कुड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, ठीक है सर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 34 में यह भी बताया गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। तो सर मार्शल लॉ को जो है उसका प्रोविजन को बताया गया है क्या 34 में? नहीं, बस ये बताया गया है कि अगर मार्शल लॉ का सिचुएशन होता है तो फंडामेंटल राइट जो है उस केस में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, ठीक है।
और ये रेस्ट्रिक्शन जो टर्म है रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है और कैसे लगाता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है। ये पार्लियामेंट आप किस तरह से रेस्ट्रिक्शन चाहते हैं उस चीज को मेंशन करें। और पार्लियामेंट ने इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए कुछ एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 हैज बीन हेल्ड वैलिड। तो ये पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया जिसमें पुलिस फोर्सेस पे कुछ कुछ चीजें जो फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, बोला कि ये बिल्कुल वैलिड है एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू सो। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि आर्टिकल 33 और 34 दोनों पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री पावर रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 के बारे में जब हम लोग देखेंगे, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसके भी सब क्लॉज 3 में बात किया गया कि पार्लियामेंट अगर चाहे, है ना, तो कुछ लॉ बना के इसको इंश्योर कर सकता है। सेम जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला भी पार्ट देखेंगे तो इसमें भी सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक सम अमेंडमेंट, सम चेंजेस, और चेंजेस विथ रिगार्ड्स टू रिट्स का पावर को एक्सपेंड करना, है ना, अदर कोर्ट्स को रिट का पावर देना, ये सब का प्रोविजन दिया है। और अभी हम लोग 33 और 34 ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को के वायलेशन के लिए पनिशमेंट का प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए भी ऑथोराइज किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, और ये जो है आर्टिकल 35 में ये चीजें दी गई हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट तय करेगा कि कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं उसमें। उसके बाद अगर उसका ब्रीच होता है तो उस केस में पनिशमेंट तय करना भी पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। ठीक है सर, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12। ठीक है, तो इसमें बोला गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो पूरे आर्टिकल पूरे पार्ट 3 में स्टेट स्टेट दिखता है, वो स्टेट है क्या? बहुत ही शांति के साथ ध्यान के साथ इसको पढ़िए कि इन दिस पार्ट unless the context otherwise require, the state includes the government and the parliament of India, and the government and the legislature of each of the state and the local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। एक एक वर्ड और एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा डिबेट जब चल रहा था तो इस बात पे बड़ी चर्चा हुई कि लोकल अथॉरिटी सारे के सारे को स्टेट बोला जा सकता है क्या? फिर ये एक बड़े ही एम्बिगुअस वर्ड है कि अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज में आप किसको किसको मानेंगे? सिर्फ वो बॉडी जो लॉ बना सकती हैं, सिर्फ वो बॉडी जो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, जुडिशरी होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग वाज इन डिबेट एंड डिस्कशन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो फाइनली ये जो अदर अथॉरिटीज हैं उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है थ्रू वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, है ना, जजमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक केस देखते हैं बी हसन अली वर्सेस द डायरेक्टर ऑफ द हायर एजुकेशन जजमेंट, जिसमें बोला गया कि एसेंशियल टेस्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन जो कि अदर अथॉरिटीज के अंदर शामिल होंगे वो क्या क्या है? सबसे पहला एक फाइनेंशियल सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड होना चाहिए। अगर सरकार उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रही है, एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन फाइनेंशियल एड दे रही है, तो देन वन क्राइटेरिया इज दैट। दूसरा है कंट्रोल, अगर सरकार का है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक फंक्शन, वो काम क्या कर रहा है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, अगर वो पब्लिक फंक्शन कर रहा है। तो ये तीनों क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि ये तीनों को एक साथ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बट एनी कॉम्बिनेशन, ये दो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो इन दैट केस वी विल से दैट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। ठीक है सर, अब क्या प्राइवेट बॉडी स्टेट हो सकता है? ध्यान रखिएगा कि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यस, प्राइवेट बॉडी मे बी अ स्टेट। ठीक है, मे बी अ स्टेट, और इस बात की पुष्टि की गई थी जजमेंट, कौन सा जजमेंट में? स्टार इंटरप्राइज वर्सेस द सिटी एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क के साथ याद रखिएगा कि प्राइवेट unaided minority schools are not state within the meaning of the article 12 of the Indian Constitution। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अंदर में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता है इन इंस्टीट्यूशंस पे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे। सो प्राइवेट unaided minority institutions are not a part of the state। ठीक है, और भी कुछ कुछ बॉडीज हैं, तो हम लोग एक पूरा लिस्ट बना देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। क्या क्या स्टेट होगा? यस, इट इज स्टेट। कौन कौन सा? ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी। सिमिलरली स्टेट्स के लिए ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है जो आर्टिकल 12 में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग का महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यूपी, ये वाले स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोनों का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है
वो स्टेट कहलाएगा। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं उसको एक्सेप्ट किया गया है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। इवन स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्टेट का पार्ट है। ठीक है। तो प्राइवेट बॉडी भी अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट तो वो भी आपका स्टेट का पार्ट है, जो हम लोगों ने देख लिया। ये समरी है ऑफ व्हाट वी हैव रेड जस्ट नाउ। अब क्या है, स्टेट नहीं है। जैसे कि जब BCCI के बारे में जब जजमेंट दिया गया तो बोला गया कि इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटीज, है ना, रजिस्टर्ड सोसाइटीज के अंदर में है ना, तो इसीलिए ये स्टेट का पार्ट नहीं है। प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल जो भी हम लोग ने देखा, ये भी पार्ट ऑफ स्टेट नहीं है। अगर जुडिशियरी की बात की जाए कि सर जुडिशियरी है कि नहीं है, तो अगर वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो देन इट इज नॉट अ स्टेट माइंडेड। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में जब देखिएगा तो यहाँ पे बोला गया है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बट नॉट जुडिशियरी, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है सर, लेकिन जुडिशियल परफॉर्मेंस कर रहा होगा, जब फंक्शनिंग कर रहा होगा उसके इसमें नहीं होगा। और लास्टली प्योरली प्राइवेट बॉडी, अगर कोई गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या सरकारी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। क्लियर सर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 12। अब हम लोग मूव करते हैं कि वही एक जो बात रह गई थी कि जुडिशियरी जो है, क्या वो जुडिशियरी इसका पार्ट होगा कि नहीं होगा सर। तो जुडिशियरी के लिए बोला गया कि जब जुडिशियरी जब जुडिशियल फंक्शन कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन जब कर रहा है तब तो ये स्टेट नहीं होगा। और वही जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, तो ये स्टेट होगा। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बोलता है डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में कि व्हाट इज लॉ, या समटाइम यू कैन से व्हाट इज नॉट अ लॉ। नॉट अ लॉ ये बता देता है कि क्या लॉ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। ऑल द लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। इस पूरे का समरी मैं अगले स्लाइड में करूंगा, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any other law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ठीक है सर। अनलेस otherwise requires, law includes ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law। द लॉ इन फोर्स का मतलब क्या बोल रहा है, इंक्लूड करता है लॉज पास बाई और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन द अथॉरिटी टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not then be in operation either at all or in particular areas। फिर यहाँ पे सब क्लॉज 4 में बोला गया नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। सर पूरा पढ़ दिया आपने, लेकिन कहानी समझ में नहीं आई सर। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपको जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। कैसे जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया सर? जुडिशियल रिव्यू होता क्या है सर? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी जब लॉ पास किया गया है तो हमारे जो कोर्ट्स हैं, एपेक्स कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको पावर दी गई है कि आप देखिए कि वो लॉ जो है वो वैलिड है कि नहीं, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। और उस वैलिडिटी के अंदर ये देखना है कि वो लॉ जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है 26 जनवरी 1950 1950 में। तो इससे पहले जो ब्रिटिश राज में जितने भी लॉज थे, है ना, अगर उस लॉज को ऐसा देखा गया है कि वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, अगर वो फंडामेंटल राइट के विपरीत जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है, तो वो सारे के सारे लॉज जो होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की क्या है, उसके बाद बोला गया है कि स्टेट आप ऐसा कोई भी लॉ मत बनाइए जो हमारे सिटीजन्स का या पर्सन का राइट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट बना दे रहा है पार्ट 3 के अंदर, यानी कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ जा रहा है तो आप ऐसे लॉ बनाने से परहेज कीजिए, है ना, डू नॉट मेक सच लॉज। ठीक है, तो ये हो गया प्री और पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया कि आखिर लॉ के अंदर आता क्या है। तो लॉ के अंदर ऑर्डिनेंसेस आते हैं, ऑर्डर्स आता है, बाई लॉज आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आता है, नोटिफिकेशंस आता है, कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। होता क्या है कि लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं रखा गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। लेकिन फर्दर जब जजमेंट प्रोसीड करता है और जो सबसे बड़ा जजमेंट आता है केशवानंदा भारती जजमेंट, इसमें बोला गया कि ठीक है सर आपकी बात तो हम मान लेते हैं,
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ तो नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसका जरूर हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसका जरूर हो सकता है। ठीक है सर, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज लॉ। अब हम लोग देखते हैं कि और इंटरप्रेट क्या किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, लेकिन टर्म जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं भी आर्टिकल 13 में मेंशन्ड नहीं है। पावर किसके पास है रिव्यू का? सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। इस पर्टिकुलर लाइन से यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन बना दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि क्या सुप्रीम कोर्ट का पावर टू रिव्यू और हाई कोर्ट का पावर टू रिव्यू सेम है? नहीं है सेम। ठीक है सर, अब वो देखेंगे क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लिसिटली मेंशन है और वो पार्ट 3 के अंदर में आता है, और हाई कोर्ट का आता है 226 आर्टिकल, दैट इज आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ऑल्सो इट स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है वो हम लोग देख लिए। केशवानंद भारती के बारे में भी हम लोग देख लिए कि उन्होंने बोला कि चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है सर, अब 2 डॉक्ट्रिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 ए सब क्लॉज 1 से आता है। इसमें बोला क्या गया, इसमें यह बोला गया कि सर अगर ये पूरा एक लॉ है, ठीक, और इस लॉ का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस केस में ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इक्लिप्स हो जाएगा। इक्लिप्स जानते हैं ना, जैसे कि एक ग्रहण लगना, तो इक्लिप्स हो जाएगा मतलब ये अभी एक्टिव नहीं रहेगा। ये पूरा का पूरा लॉ ऐसा नहीं होगा कि आपको खत्म कर दिया जाएगा या रिपील कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो पार्ट जो इनकंसिस्ट रहेगा वो अभी कवर्ड रहेगा, इक्लिप्स रहेगा, और बाकी के पार्ट जो है वो इन एक्शन रहेंगे। ठीक है, अब इसको सर ये भी समझिएगा इसके बाद कि अगर फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम थी, जो इनकंसिस्टेंसी थी, इसको अगर रिजॉल्व कर दिया गया तो ये पर्टिकुलर पोर्शन भी अपना पूरा एक्शन में आ जाएगा। ठीक है सर, इसको देखा गया सबसे पहली बार, एस्टेब्लिश किया गया भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो 1955 का केस था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि सीपी एंड द बेरार एंड मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1948 क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया कि आप मोनोपोलाइज कर सकते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हम लोग आर्टिकल 19 में पढ़ चुके हैं, या और अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक ब्रॉड आइडिया तो है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं ना। अगर मोनोपोली ऑफ द स्टेट होगी तो ये अगेंस्ट नहीं जा रहा है आर्टिकल 19 के, बिल्कुल जा रहा है। तो फॉर दैट टाइम बिंग इसको क्या किया गया था, इक्लिप्स कर दिया गया था, कवर्ड था। लेकिन जैसे ही इस अमेंडमेंट के बाद ये मान लिया गया कि मोनोपोलाइज सरकार कुछ कुछ सेक्टर को कर सकती है, तब इसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट करते हुए इक्लिप्स को हटा दिया गया, और इस बात को एक्सेप्ट कर ली गई कि डेफिनेटली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मोनोपोलाइज सर्टेन सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, however in 1951 the clause of article 9 was amended through the constitution to authorize the government to establish a monopoly in any business. The supreme court determined that this amendment removed the shadow of unconstitutionality. तो इससे जो प्रॉब्लम था, जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो इशू था, वो रिजॉल्व हो गया और इक्लिप्स खत्म हो गया। ठीक है सर, इक्लिप्स का डॉक्ट्रिन समझ में आ गया मुझे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, यहाँ पे एक गलत आ गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलता है कि अगर एक लॉ है और इस लॉ में इनकंसिस्टेंसी है ना, विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पर्टिकुलर जो पार्ट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इसमें एक्लिप्स नहीं होगा, इसमें हटा देंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट द कोर्ट सीक्स टू स्ट्राइक डेलिकेट बैलेंस टू अपहोल्ड बिटवीन द वैलिडिटी ऑफ द लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड एस्पेक्ट एंड रिमूविंग द पोर्शंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। वेरी गुड। अभी रिसेंटली हम लोगों को देखा गया कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता था। तो बेसिकली 2 तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, एक स्टेट होता है और एक मल्टी स्टेट होता है ना। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है, लेकिन स्टेट वाला जो होता है वो प्योरली एक स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इस एक्ट में ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था, इसमें ऐसा देखा गया था कि द होल ऑफ द प्रोविजन ऑफ 97th वाज पास्ड विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन। लेकिन आर्टिकल 368 कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें स्टेट के पावर को या फंक्शंस को अफेक्ट की जा रही है, तो 50% ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन होनी चाहिए। इस चीज को नजर पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पार्ट जो डील करता है स्टेट वाले प्रोविजन से, उसको डिलीट कर दो, हटा दो, और रिमेनिंग जो होगा वो फंक्शनल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब सर हल्का सा ब्रॉड आउटलाइन पढ़िएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। हम लोग डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का। सबसे पहले ये डिबेट चालू क्यों हुआ? डिबेट इसलिए चालू हुआ क्योंकि पार्ट 3 के आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इन दोनों में सर लड़ाई होगी। कैसी लड़ाई होगी और क्या है ये आर्टिकल? अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 3 में जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है,
कि हमारे कोर्ट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके पास पावर है कि सारे लॉज, स्टैट्यूट, ऑर्डर, इन सब का रिव्यू कर सकता है। ठीक है सर। और आर्टिकल 368 में क्या है? आर्टिकल 368 में बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। अब इन दोनों को एक बार गौर से अगर देखें तो क्या आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो पार्ट 3 को भी अमेंड कर सकता है? एंड देयर द डिबेट स्टार्टेड कि आखिर पावरफुल कौन है, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368? क्या पार्लियामेंट इतना पावरफुल है कि फंडामेंटल राइट्स को ही चेंज कर दे, या आर्टिकल 13 सुप्रीम है कि नहीं, हम हर एक चीज का, पार्लियामेंट के हर एक प्रोविजन का हम जांच करें कि वो वैलिड है कि नहीं? इस चीज से डिबेट स्टार्ट होता है सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें बोल दिया गया जजमेंट में कि आर्टिकल 368 बड़ा है आर्टिकल 13 से। व्हाट डज इट मींस? कि द पार्लियामेंट पावर टू मेक अमेंडमेंट इंक्लूड अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक है सर। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 65 का केस जो था, इसमें भी सेम चीज को रिआइटरेट किया गया कि नहीं, पार्लियामेंट की जो पावर ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें फंडामेंटल राइट को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है सर। लेकिन गोलकनाथ एक लैंडमार्क जजमेंट था, क्योंकि इसमें बोला गया कि आर्टिकल 368 कितना भी बड़ा हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि जो पार्लियामेंट का पावर टू मेक अमेंडमेंट, उसके अंदर पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें एक तरह से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दे दिया गया। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। फिर आता है द लैंडमार्क जजमेंट, जो सबसे बड़ा बेंच का जजमेंट अब तक का है, केशवानंदा भारती, जिसमें एक जुडिशियल इनोवेशन निकलता है। जुडिशियल इनोवेशन, व्हाट इज दैट? इनोवेशन, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसमें बोला गया कि ठीक है, पार्लियामेंट, आपके पास पावर टू अमेंड है, किसी भी पार्ट को आप कर दीजिए अमेंड, लेकिन आप अमेंड करने के लिए बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आप वो भी कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो एक मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया है, उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग रिपील या डिस्टॉर्ट या अमेंड नहीं कर सकते हैं। एंड हियर कम्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है सर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही सुप्रीमेसी है, क्योंकि दे आर द वन हु विल इंटरप्रेट व्हाट कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट। ठीक है। और फिर मिनर्वा मिल केस भी हम लोग देखते हैं 1980 में, जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अमेंड करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोला है कि वो लिमिटेड पावर है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये बात मेंशन्ड है। दैट इज व्हाई इट रीआइटरेटेड अबाउट जुडिशियल रिव्यू। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सर। ये हो गया हमारा जनरल कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो अब तक के पढ़ाई टॉपिक में पूछा गया है पीवाईक्यू में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो ये तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि सर लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। सिटीजन ओनली को था क्या? नो सर। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, डेफिनेटली। तो दिस इज द आंसर। फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद। और नीदर फंडामेंटल नॉन लीगल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट तो है। और टू एनी पर्सन, याद रखिएगा कि इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, नॉट ओनली टू सिटीजन। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए, बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक से, आज के लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर से भी कोई डाउट हो, तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम आईडी पे या हमको मेल कर सकते हैं। बाकी अपने IAS नामा जो है उस चैनल को, IAS नामा चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकी के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, और स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे क्विज और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ओके, बाय बाय।